तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। बुढ़ापे की टेंशन हो जाएगी खत्म, 100 रुपए की बचत पर हर महीने मिलेंगे 57,000 रुपए। बुढ़ापे के लिए पेंशन योजनाओं में निवेश एक अच्छा तरीका माना जाता है। नौकरी से रिटायर्ड होने पर भी आपकी नियमित आय मिलती रहती है। पेंशन से आपके पास पैसे की कमी नहीं होती। सरकार की ओर से कई पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। इसी में से एक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS). इस स्कीम के तहत कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है। रिटायर्ड के बाद इसके तहत एक मुफ्त राशि मिलने के साथ ही हर महीने पेंशन का लाभ भी मिलता है। NPS की वेबसाइट के माध्यम से आप इसमें निवेश कर सकते हैं और यहाँ आसानी से रिटर्न और लाभ भी ले सकते हैं। आप लाभ को समझ भी सकते हैं। यहाँ NPS कैलकुलेटर भी उपलब्ध है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार निवेश का लाभ भी समझ सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत बेहद कम अमाउंट निवेश करके ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। इस वेबसाइट पर बताया गया है कि आप कैसे 100 रुपए हर दिन की बचत से 57,000 रुपए मंथली पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम राहत SC ने 5 सप्ताह और बढ़ाई अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को 5 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है। जस्टिस AS बोपन और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने सत्येंद्र जैन की ओर से एक पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। ED की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा है कि वह अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। राजू ने कहा है कि जांच एजेंसी चाहती है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS या किसी अन्य अस्पताल द्वारा सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य के संबंध में स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाले उसके आवेदन पर अगली तारीख पर सुनवाई हो। बेंच ने मामले की सुनवाई 5 सप्ताह बाद तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जैन को दी अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी। कोर्ट ने 26 को जैन को मेडिकल आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि एक नागरिक अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकारी है। लड़की बोली दरबार में सब फिक्स है। बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया किससे चल रहा था चक्कर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनके कई बयान और वीडियो वायरल होते रहते हैं। हाल ही में लंदन में बाबा की कथा का आयोजन किया गया था। लंदन की एक महिला ने दावा किया कि दरबार में सब पहले से फिक्स होता है। उसने धीरेन्द्र शास्त्री से कहा पहले से पता कर लेते हैं कि जो भी दरबार में आता है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने उसकी पर्ची निकाल दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ बताया उसे सुनकर महिला के होश उड़ गए। लड़की ने कहा कि वह अपने दोस्त के बाद दरबार में आई है। उसने कहा कि उसके दोस्त और मां को दरबार को लेकर बहुत आस्था है, जिस वजह से वे यहाँ आई है। लड़की ने बाबा को चैलेंज किया, जिसके बाद बाबा ने लड़की की पर्ची निकाल दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे खुलासे किए कि लड़की हैरान रह गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने लड़की को बताया कि उसने अपने दोस्त से फोन पर क्या बात की थी। ये भी बताया कि जिसके साथ दरबार में आई है उससे शादी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि लड़की एक बार प्यार में धोखा खा चुकी है, जिस वजह से उसकी तलाश जारी है। राठौड़ के पास 2000 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? डोटासरा ने उठाया सवाल। कहा मैंने RSS पर बयान दिया तो हजारों गालियां पड़ी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने RSS बीजेपी के साथ नेता प्रतिपक्ष पर बड़ा सियासी हमला बोला है। डोटासरा ने केंद्र और राजस्थान में सरकार बनने पर RSS को निपटाने तक की चुनौती दे दी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पास 2000 करोड़ की संपत्ति होने का दावा भी कर दिया। डोटासरा रविवार को जयपुर ग्रामीण के कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपाल मीणा के चार्ज संभालने के मौके पर हुए समारोह में बोल रहे थे। डोटासरा ने कहा कि मैं RSS के बारे में पिछले दिनों से चूरू के सरदार शहर में कुछ बोल गया। मेरे 3 मोबाइल नंबर है, तीनों पर 2,500 हजार गालियां आई हुई है। ये कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त है, शर्म से डूब मरना चाहिए। मैंने गलत क्या कह दिया? मैंने यही तो कहा था कि आप चुनाव लड़े बिना राज कर रहे हैं, पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आएगी और फिर 2024 में दिल्ली में आएगी तो फिर RSS ढूंढने से मिल जाएगा क्या? इसमें अन्याय का क्या कर दिया भाई मैंने? अरे हम तो निपटाएंगे और चैलेंज देकर ही निपटाएंगे। आर्मी एरिया में सेना की वर्दी में पहुंचा युवक। जैसलमेर आने के लिए जवानों ने दी लिफ्ट, सुरक्षा एजेंसियां करेंगी पूछताछ। जैसलमेर के आर्मी एरिया में सेना की वर्दी पहने एक युवक को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पुलिस के हवाले किया। पुलिस पूछताछ के बाद संयुक्त जांच कमेटी को सौंपा जाएगा। संयुक्त जांच कमेटी में सभी सुरक्षा एजेंसियां पकड़े गए युवक से पूछताछ करेंगी। शहर कोतवाल सुल्तान सिंह के सोडा ने बताया है कि युवक का नाम गोविंद गिरी है और बालेसर जोधपुर का रहने वाला है। वह रविवार को आर्मी एरिया में आर्मी की ड्रेस में पकड़ा गया। कोतवाली थानाधिकारी सुल्तान सिंह ने बताया है कि पूछताछ में सामने आया है कि शनिवार रात रेल से जोधपुर के जैसलमेर पहुंचा
और स्टेशन के सामने अपनी रात गुजारी। रविवार के दिन में स्टेशन के सामने स्थित एक दुकान से सेना की वर्दी खरीदी और उसे पहन लिया। थानाधिकारी ने बताया कि युवक को रेवंत सिंह की ढाणी निवासी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था और वह आर्मी के ट्रक से लिफ्ट लेकर वहां पहुंच गया। आर्मी के जवान ने उसे सेना का जवान ही माना और ट्रक कैट तक पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद जब युवक हड़बड़ी में गलत यूनिट नंबर बोल गया तब जवानों को शक हुआ। उसे पकड़कर MI के हवाले किया गया। पूछताछ के बाद उसे शहर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने अपने तौर पर पूछताछ कर लिया। अब उसे संयुक्त पूछताछ करवाई जाएगी। बंदूक के सामने कैसे टिकते, भागकर बचाई जान रहा है शिविरों में मणिपुर हिंसा के पीड़ितों का झलका दर्द। पूर्वोत्तर राज्य में मैताई और कुकी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 3000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। करीब 50,000 लोग अपना घर बार छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। मणिपुर में मैताई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है। ये गैर जनजातीय समुदाय है जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नागा की आबादी 40% के आसपास है। 3 मई को बहुसंख्यक मैताई और कुकी समुदाय के बीच हुई झड़प के बाद मणिपुर हिंसा की आग में सुलग रहा है। अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग घायल भी हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर भी हैं। यहाँ चूरा चांदपुर और सेमावर्ती शहर में मोरे से मैताई लोगों को शिफ्ट किया गया है। यहाँ कॉलेज को राहत शिविर में तब्दील किया गया है। इसमें कई परिवारों को दर्जनों लोग रह रहे हैं। यहाँ सरकार की तरफ से इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। शिविर में रह रहे लोग अपने अपने घर वापस लौटने के लिए आस लगाए बैठे हैं और सरकार से जल्द स्थिति काबू कर हालात सामान्य करने की अपील कर रहे हैं। भारत में अचानक क्यों फैल रहा है आई फ्लू, डॉक्टरों ने बताया कौन सी गलती पड़ सकती है भारी। देश भर में आई फ्लू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। घरों में एक के बाद एक लगभग हर सदस्य को संक्रमण हो रहा है। आई फ्लू के बढ़ते केसेस ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। अचानक सबको आई फ्लू क्यों हो रहा है, इस बात पर डॉक्टर इनकी ने जवाब दिया कि मानसून सीजन में संक्रमण का खतरा किसी दूसरे सीजन से कहीं ज्यादा रहता है। इसी वजह से यानी कि हवा में नमी के कारण इसमें बैक्टीरिया वायरस आसानी से रिफ्लेक्ट होते हैं। इस साल जुलाई में बीते सालों से ज्यादा पानी बरस गया है, इसलिए जुलाई में ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जो अगस्त तक हर साल पहुंचते ही है। हालांकि इस साल वायरस तेजी से फैल रहा है। अगर इससे बचना है तो आपको ये सावधानियां बरतनी होगी। हाइजीन मेंटेन रखें, जब भी बाहर जाए चश्मा लगाकर रखें। अपने तौलिए और कपड़े किसी से शेयर न करें। जिन लोगों को इन्फेक्शन है उन्हें स्कूल, कॉलेज या ऑफिस से छुट्टी लेने को कहा गया है। जब संक्रमण हो जाए तो ठंडे पानी से दिन में 2 बार को आंखें धोएं। आई स्पेशलिस्ट की बताई ड्रॉप्स की ही आंखों में डालें। मेडिकल स्टोर वालों की बताई दवाएं न लें, क्योंकि ज्यादातर स्टोर्स स्टेरॉइड्स वाली दवाई दे रहे हैं, जिनसे अगर दिक्कत बढ़ गई तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये वायरस जो कि अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है, वॉश बेसिन, तौलिए या तकिए से पूरे घर को इफेक्टेड भी कर सकता है। आई फ्लू को ठीक होने में 3 से 5 दिन भी लग सकते हैं। हालांकि संक्रमण एक के बाद एक दूसरी आंख में भी हो जाता है तो ठीक होने में ज्यादा समय भी लग सकता है। SGPC ने लॉन्च किया यूट्यूब चैनल। स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबाणी का किया जाएगा प्रसारण। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया। यूट्यूब चैनल पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबाणी का प्रसारण किया जाएगा। इस यूट्यूब चैनल का नाम सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर रखा गया है। SGPC के मुताबिक इस चैनल पर सोमवार से गुरबाणी का प्रसारण शुरू किया जाएगा। हालांकि गुरबाणी का प्रसारण फिलहाल PTC पंजाबी चैनल पर ही होता रहेगा। SGPC अपना सैटेलाइट चैनल भी शुरू करने जा रही है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के आदेश के बाद SGPC ने मौजूदा ब्रॉडकास्टर PTC पंजाबी से कहा है कि जब तक SGPC अपना सैटेलाइट चैनल शुरू नहीं कर देती तब तक गुरबाणी का प्रसारण पहले की तरह जारी रखे। बता दें कि SGPC और PTC चैनल के बीच करार खत्म होने जा रहा है। इस करार के तहत अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में होने वाली गुरबाणी के प्रशासन का अधिकार केवल PTC चैनल के पास था। इस मामले में SGPC द्वारा PTC से गुरबाणी के प्रसारण के अनुरोध को लेकर मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा था कि हैरानी की बात है कि SGPC केवल एक निजी चैनल से पवित्र गुरबाणी का प्रसारण जारी रखने का अनुरोध कर रही है, अन्य से क्यों नहीं, क्योंकि वे चैनल को माध्यम से एक परिवार को फिर से गुरबाणी का अधिकार अनिश्चित काल के लिए देंगे। लालच की भी एक सीमा होती है। EPFO का बड़ा अपडेट, अब पेंशन में होगा इजाफा, 21,000 रुपए हो सकती है लिमिट। EPFO ने 7 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के लिए काफी बड़ी खबर दी है। आपके पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर काफी बड़ा अपडेट मिला है। EPFO की माने तो सरकार अधिक से अधिक लोगों को PF के दायरे में लाना चाहती है। इस दिशा में पेंशन की सीमा 15,000 रुपए का बेसिक वेतन से बढ़ाकर 21,000 रुपए की जा सकती है। मौजूदा समय में EPFO पेंशन में अधिकतम 15,000 रुपए की बेसिक वेतन पर पेंशन बनती है। इससे पेंशन फंड में प्रत्येक माह मैक्सिमम 1,250 रुपए जमा हो सकते हैं।
यदि इसे बदला जाता है तो इसकी लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जा सकता है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कोई सदस्य कंट्रीब्यूट करता है तो उसको ईपीएफ से अलग कुछ पैसे ईपीएस में जाता है। ये वो भाग होता है जो नियोक्ता के खाते में जमा होता है, लेकिन इसके जमा होने के और पेंशन फंड की मैक्सिमम सीमा 15,000 रुपए है। अब इसमें इजाफा किया जा सकता है। इससे ऐसे समझें कि यदि किसी शख्स का बेसिक वेतन 30,000 रुपए है तो उसका वेतन 12% योगदान पीएफ में जमा होगा। यही नहीं, नियोक्ता के खाते में भी होता है, लेकिन नियोक्ता के भाग को 2 स्थान पर जमा किया जाता है जिसमें ईपीएफ और ईपीएस है।